हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लगा लिए थे। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक क्या उससे रिलेटेड है। अब क्या है कि सिक्वेंशियल रिएक्शन। अब ये क्या है, अब ये किस बला का नाम है, सिक्वेंशियल रिलेशन क्या होता है, अब हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो सिक्वेंशियल रिलेशन में क्या होता है कि इसमें एक से ज़्यादा रिएक्शंस आपके पास होते हैं। मोर देन वन रिएक्शंस आर रनिंग इन अ सीक्वेंस। एक से ज़्यादा सीक्वेंस रन करते हैं, लेकिन सीक्वेंस में रन करते हैं। एक से ज़्यादा रिएक्शंस रन करते हैं लेकिन सीक्वेंस में रन करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक सब्सटेंस कम से कम वो कॉमन रहेगा हर जगह से। ठीक, चलो देखते हैं। पहले डिफिनेशन लिखिए। इन सिक्वेंशियल रिएक्शन in sequential reactions more than one reactions are running in a sequence। एक से ज़्यादा रिएक्शंस सीक्वेंस में रन करती हैं in a sequence। एक से ज़्यादा रिएक्शन सीक्वेंस में रन करते हैं। ठीक है, एंड एट लीस्ट वन सब्सटेंस कम से कम एक सब्सटेंस जो होता है will be common in between two reactions, will be common in between two reactions। दो रिएक्शंस में के बीच में कम से कम एक सब्सटेंस तो कॉमन रहेगा। दो रिएक्शंस के बीच में कम से कम एक सब्सटेंस आपका क्या होगा, कॉमन तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सिक्वेंशियल रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, एक से ज़्यादा रिएक्शंस होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं और हर एक दो रिएक्शंस के बीच में कम से कम एक सब्सटेंस क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक, नॉर्मली in sequential reactions information about first reaction is given। सिक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो पहली रिएक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको गिवन रहेगी। फॉर सब्सटेंस फर्स्ट रिएक्शन इज गिवन एंड फॉर सब्सटेंस इन लास्ट रिएक्शन and for substance and last reaction is asked। last reaction is asked and vice versa। उल्टा भी हो सकता है कि आपको लास्ट का देके शुरू वाले का पूछ ले। तो ये सिक्वेंशियल रिलेशन वाले जब भी क्वेश्चन देगा तो उसमें आपको यही गिवन रहेगा कि आपको कम से कम एक रिएक्शन के बारे में जानकारी पता रहेगी और बाकी जो हो सकता है लास्ट रिएक्शन के बारे में किसी सब्सटेंस के बारे में पूछ ले या ऊपर के किसी सब्सटेंस के बारे में पूछ ले। तो ये हमारा क्या होगा, सिक्वेंशियल रिलेशन। ठीक,
तो इतना नोट कर लो, तो हम एक एक आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लिया। चलो तो अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं हम लोग, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन गिवन होगा, कैसे क्वेश्चन को पूछेगा, ठीक है। ओके चलो देखो, जैसे मान लिया एक क्वेश्चन दिया, कहता है कि 2a + 3b gives 5c, ये दिया हुआ है। फिर कहता है 4c + 7d gives 9e + 6f, ठीक। फिर कहता है 3f + 4g gives 8h। ये हमें रिएक्शंस गिवन है। कहता है कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H। आपसे H के मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, which can be produced by 5 moles of A and 10 moles of B, 5 moles of A and 10 moles of B। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है। अब कहता है कि भैया ये क्वेश्चन है, तो आप बताओ कि H के मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, और आपको दिया है कि A के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 5 मोल्स, और B के 10 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो कह रहा है H के मोल्स बताना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ देखो दी गई होगी कि यहाँ देखो दिया था सीक्वेंशियल रिएक्शन में क्या होगा, हर दो रिएक्शन के बीच में कुछ चीज़ कॉमन होगी। जैसे देखो यहाँ C है, यहाँ C कॉमन है, यहाँ F और यहाँ F कॉमन है। तो अब देखो इसी का यूज हम लोग करेंगे और हम लोग चीज़ें सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है कि आपको इक्वेशन दिया है 2a + 3b gives 5c, ये गिवन है, और ये पहले से दिया हुआ है कि ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये आपको पहले से ही गिवन है कि ये भैया ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ठीक। तो देखो अब यहां पे सबसे पहला काम में होगा कि भैया कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है ये पता करना। तो देखो इसके मोल्स क्या दिए हैं 5, इसके मोल्स दिए हैं 10, तो इसका क्या निकालिए मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 5/2, इसका 10/3। तो अब देखो ये हो गया 2.5, ये हो गया 3.3, तो कौन कम है, कम है ये, तो ये हो गया हमारा LR, ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। मतलब ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, मतलब अब ये डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो इसका मतलब अब ये इसके इन दोनों के बीच में क्या लगा दीजिए, आप लगा दीजिए मोल कॉन्सेप्ट, इन दोनों के बीच में आप मोल कॉन्सेप्ट लगा के इसके मोल्स निकाल लो। तो देखो यहां पे इसके मोल्स कितने आएंगे, मोल्स आप निकालोगे तो क्या होगा, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था ना, दिस अपॉन इसके स्टाइमेट, देखो लगाओ पहले चेक करो, मोल्स ऑफ दिस, तो हो गया इसके मोल्स 5 अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ दिस, इसका नहीं पता है, अपॉन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5।
अब यहां से हो गया 25/2। ये देखो 25/2 मोल्स आ गए, इसके मोल्स आ गए 25/2। ठीक, अब ये हमको मिल गया। अब हम चलेंगे, अब C का हमें पता लगा कि मोल्स कितने हैं। अब हम अगले इक्वेशन की तरफ चलेंगे। 4C + 7D gives 9E + 6F। अब देखो हमें यहां पे ये पता चल गया ना कि इसके कितने मोल्स हैं। तो इसके मोल्स आ गए, मोल C के मोल्स आ गए 25/2। अब यहां पे भी यही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखोगे आप ये खत्म हो जाएगा, इसका तो मोल्स पता नहीं, हमें बस क्या लगाना है, हमें इसके बीच में क्या लगा देना है, फिर से हमें मोल कॉन्सेप्ट लगा देना है और इसके मोल्स निकाल लेने हैं। जब आप इसके मोल्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 6/4 दिस अपॉन दिस, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू मोल्स ऑफ C। तो ये हो गया 25/2। ये हो गया इसके मोल्स, ये हो गए किसके मोल्स, दिस इसके। तो ये हो गया 25/75/4। ये मोल्स हो गए F के। ठीक, अब देखो अब हम अगले रिएक्शन में चलते हैं। अगला रिएक्शन क्या है, 3F + 4G gives 8H। 3F + 4G gives 8H। अब देखो यहां पे इसके मोल्स हमें पता है 75/4 है, इसके मोल्स निकालने हैं तो इनके बीच में मोल कॉन्सेप्ट लगाओगे तो क्या हो जाएगा। देखो शॉर्टकट लगाने का तरीका सीखो। देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 और मोल से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 जा 8, 50/3 मोल्स। इसका मतलब H के कितने मोल्स हो गए भाई, 50 एक मिनट, यहां 75/4 है, सॉरी 75/4 है तो 2 जा 15, ये होगा 25, 2 जा 50। इसका मतलब H के कितने मोल्स आ गए, 50 मोल्स आ गए, यही हमारा आंसर है। तो देखो सीक्वेंशियल रिलेशन में क्या है कि आपको रिएक्शंस आपको दिए होंगे, नंबर ऑफ रिएक्शंस दिए गए होंगे। अब आपको बस ये करना है कि जो भी कॉमन वाले हैं इसी के थ्रू हमें मोल कॉन्सेप्ट लगाते चले जाइए और आप फाइनली फाइंड कर लेंगे क्या जो हमको पूछ रहा होगा। समझ गए चीजों को, मजा आया, इसको नोट कर लो, फिर हम और आगे चलते हैं। चलो अब बच्चों देखो एक और क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है बोर्ड पे, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट वेट ऑफ पॉलीथीन। आपको पॉलीथीन का वेट कैलकुलेट करना है विच कैन बी प्रोड्यूस्ड, जो कैसे प्रोड्यूस होगा 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड से। 1 kg कैल्शियम कार्बाइड से कितना पॉलीथीन प्रोड्यूस होगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो इसका इक्वेशन नहीं दिया है, इसका इक्वेशन आपको नहीं गिवन है, तो मैं इसका इक्वेशन आपको बता देता हूं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आप ध्यान याद रखना, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का ये फॉर्मूला है। जब आप इसमें वाटर मिक्स करते हो तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का ट्वाइस प्लस क्या और क्या बनेगा C2H2, C2H, ये बन गया। ये हमारा पहला रिएक्शन हो गया। ठीक, अब क्या होगा, यहां इसको बैलेंस कर लिया, या 2H2 लगा दिया तो बैलेंस हो गया हमारा। ठीक, अगला क्या होगा, ये जो C2H2 आया ये क्या होगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा C2H4। ये क्या है इथिलीन, ये क्या है, इसको पढ़ते हैं इथिलीन, इसको इथिलीन, इथिलीन। ठीक, अब क्या होगा, अब इससे हमें क्या बनाना है, प्लास्टिक बनाना है, पॉलीथीन। तो C2H4 NC2H4 ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा C2H4N, और यही हमारा क्या है, पॉलीथीन है।
ये हमारा क्या है, पॉलीथीन है। तो अब देखो कैल्शियम कार्बाइड से क्या बन गया, पॉलीथीन बन गया। ये रिएक्शन आप ध्यान रखना, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। जब रिएक्शन पता रहेगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन तो होने से रहा। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब हमारे पास रिएक्शन हो गया और आपको कैल्शियम कार्बाइड का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, कितना रिएक्ट कर रहा है। तो अब हम लोग चलो यहां से पहले इसका मोल्स फाइंड कर लेते हैं, इसके मोल्स फाइंड कर लेते हैं। तो मास दिया है 1 kg, इसका मतलब इसका मास हो जाएगा 1000 ग्राम। गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसका कैल्शियम कार्बाइड का देखो मोलर मास निकालो, कैल्शियम का 40 प्लस 12 दूनी 24 तो हो गया 64। ये किसके मोल्स आ गए भाई, कैल्शियम कार्बाइड के मोल्स हमें मिल गए। तो अब देखो, अब आप क्या करोगे, देखो कॉमन वाला कौन है, यहां ये कॉमन है, यहां ये कॉमन है। तो अब हम इन्हीं के ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, मतलब इसके बीच में मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो अब हम इसके मोल्स निकालना चाहते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया शॉर्टकट तरीका, इसके मोल्स निकाल रहे हैं ना, तो क्या करो, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाइड बाई इस मोल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये किसके मोल्स आ गए, C2H2 के मोल्स हमें मिल गए। अब मतलब इसके मोल्स आ गए 1000/64, ये इसके मोल्स आ गए। फिर हम क्या करेंगे, अब इसके मोल से इसको फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे फिर हम मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फिर देखो इसके मोल्स निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका मोल्स 1000/64। अभी देखो सब सेम आ रहा है क्योंकि सबके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल थे। अब देखो, अब ये इसके मोल्स कितने हो गए, उतने ही हो गए 1000/64। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, इसके मोल्स निकाल लेते हैं पहले। तो अब इसके बीच में क्या लगा दो, मोल कॉन्सेप्ट लगा दो। तो देखो इसके मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 अपॉन इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट n इनटू ये क्या आ गया 1000/64। ये क्या आ गया, इसके मोल्स आए, इसके मोल्स आ गए। तो हमें क्या पूछा था, कैलकुलेट वेट। तो नाउ वेट ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन। तो वेट पॉलीथीन का क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू मोलर मास, पढ़े हैं ना। वेट निकालने के लिए क्या होता है, मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स तो ये इतना हो गया 1/n इंटू 1000/64। ये क्या हो गया, ये तो मोल्स हो गया, इंटू मोलर मास इसका। देखो भाई मोलर मास इसका क्या होगा, देखो C2 है तो 12 दूनी 24, 4 28 और n से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20n आ गया, 28n आ गया। तो अब यहाँ से देखो ये n कैंसिल और इसको काट दो और देखो आंसर कितना आ रहा है, वेट आ रहा है आपको 7000/16। तो ये आपको मिल गया 7000/16 क्या आएगा, ग्राम। ये हमको क्या मिल गया, ये हमारा पॉलीथीन का वेट हमको मिल गया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि सीक्वेंशियल रिलेशन को हम लोग कैसे यूज करते हैं और उसके जो रिलेटेड पूछ रही होती हैं उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। समझ में आ गया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, इतना नोट कर लो। फिर हम आगे चलते हैं POAC पे, POAC पे चलते हैं, नोट कर लिया। चलो बच्चों अब हम आगे चलते हैं और अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC। इसको हम लोग POAC से ही जानते हैं। देखो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन है क्या कि एटम्स जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। इसका मतलब एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस उसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम पे डिपेंड करता है।
चलो तो अब देखो POAC कहाँ यूज किया जाता है। जो POAC होता है इज हेल्पफुल फॉर सॉल्विंग those problems in which either reaction is difficult to balance, or impossible to balance. देखो जो हमारा POAC है ये वहाँ यूज होता है, जैसे अभी तक हम लोग जो भी रिएक्शंस पढ़े हैं उसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा रिएक्शन दिया है जिसको कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो या उसका बैलेंस हो ही नहीं सकता, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग POAC का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो POAC का जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल होता है ऑन दैट एटम, उस एटम पे एप्लीकेबल होता है विच इज कंप्लीटली कंज्यूम, जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो रहा हो रिएक्शन में, मतलब जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है। ठीक, एंड इंफॉर्मेशन अबाउट दैट एटम, और उस एटम के बारे में इंफॉर्मेशन या तो दी रहेगी डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में आपको उसके बारे में गिवन होगी चीज, तो हम लोग उसको फाइंड करेंगे जो भी चीज निकालनी होगी। तो हमें POAC का कॉन्सेप्ट वहां यूज करना है जहां पे आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पा रहे हो या बैलेंस नहीं हो सकता, तो वहां पे हम लोग POAC का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो इतना नोट कर लो, तो फिर मैं बताता हूं आपको कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, नोट कर लिया। चलो अब देखो बेटा कैसे हम लोग POAC के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ये देखिए। जैसे मान लिया हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, H2S है प्लस HNO3 है, H2S प्लस HNO3 रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बना रहा है, NO प्लस सल्फर प्लस H2O। अब देखो इस इक्वेशन को देखो तो क्या ये बैलेंस दिख रहा है क्या, यहाँ 2 1 3 हाइड्रोजन, वहाँ 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ये है। ठीक, अब देखो इसमें अप्लाई कैसे करते हैं POAC। अब देखो POAC अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसमें देखो एटम्स कौन कौन से हैं। इसमें एटम्स अगर देखा आपने, एटम्स देखिए क्या क्या है, एक तो है हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये 4 एटम्स हैं, पूरे में 4 ही एटम्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब चलो जैसे मान लिया हम अप्लाइंग POAC ऑन हाइड्रोजन एटम, हम हाइड्रोजन एटम पे POAC लगाना चाहते हैं। देखो POAC के कॉन्सेप्ट से आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। हम POAC का कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन एटम पे लगाना चाहते हैं, तो देखो कैसे लगाएंगे। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 इंटू मोल्स ऑफ H2S प्लस यहाँ हाइड्रोजन कितना, 1 इंटू मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, हाइड्रोजन यहाँ क्या पे है, यहाँ पे 2 इंटू मोल्स ऑफ H2O लगा दिया। जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर हाइड्रोजन
इसका पूछ रहा हो या उसका पूछ रहा हो, आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ठीक, अब आ जाओ अगले वाले में अप्लाई करते हैं, चारों के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग POAC ऑन सल्फर एटम। अब सल्फर एटम पे POAC लगाओ। देखो सल्फर इधर कहाँ है, यहाँ पे है, एक है तो 1 into मोल्स ऑफ H2S, और तो कहीं है नहीं सल्फर, इधर एक ही है 1 into मोल्स ऑफ S। बस इतना ही करना है। चलो आगे चलते हैं। अप्लाइंग POAC ऑन नाइट्रोजन एटम। अब आप POAC किस पे लगा रहे हो, नाइट्रोजन एटम पे। तो देखो फिर से नाइट्रोजन यहां पे है तो 1 into मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, यहां पे नाइट्रोजन एक जगह है, 1 into मोल्स ऑफ NO। ठीक, लास्ट चलते हैं। अप्लाइंग POAC ऑन ऑक्सीजन एटम। अब आप ऑक्सीजन एटम पे अप्लाई कर रहे हो POAC को, तो देखो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीजन कहाँ, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 3 into मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन दो जगह है तो 1 into मोल्स ऑफ NO प्लस 1 into मोल्स ऑफ H2O। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको गिवन रहेंगी, कुछ चीज़ें निकालनी होंगी। आप जो भी चीज़ निकाल ली हो उसके हिसाब से उस एटम पे POAC लगाओ और बाकी चीज़ें निकाल लो। कितना आसान हो गया ना। आपको केमिकल इक्वेशन रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना बैलेंस किए भी आप फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस प्रिंसिपल ने कितना आसान कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। मतलब एटम्स ना तो क्रिएट हो सकते हैं ना डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जितने एटम इधर थे उतने एटम इधर होंगे। तो उसी प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। फिर अब हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो इसको आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलो बच्चों अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कहता है क्वेश्चन 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम कैल्शियम को बर्न किया गया एक्सेस ऑक्सीजन में। तो कहता है कैलकुलेट द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म। अब कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा इसको निकालना है। तो अब देखो इसको मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ, जो हम लोग प्रीवियस में मेथड पढ़े हैं उससे भी बता रहा हूँ और जो POAC पढ़े हैं उस मेथड से भी बताएंगे। तो पहला मेथड से देखिएगा जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मेथड 1। देखो हमें क्या बोला है कि कैल्शियम को एक्सेस ऑक्सीजन में बर्न किया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा ये हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पे 2CaO लगाया और यहाँ पे 2C लगा दिया, हो गया बैलेंस। अभी हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब देखो क्या है, अब दिया क्या है कि एक्सेस ऑक्सीजन है, इसका मतलब अब ये हमारा हो गया ER एक्सेस रिएजेंट। इसका मतलब ये टोटल कंज्यूम हो जाएगा, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब मतलब ये डिसाइड करेगा कि कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में हमें क्या लगाना है, मोल कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। मोल कॉन्सेप्ट हमने लगाया तो देखो यहां से मोल कॉन्सेप्ट लगाया। फिर मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, सीखो। शॉर्टकट तरीका मैंने क्या बताया कि आपको इसके मोल्स निकालने हैं। तो आपको इसका मास दिया हुआ है ना 1 ग्राम, तो 1 ग्राम दिया हुआ है और इसका मोलर मास कितना होता है 40। ये इसका मोल्स तो आ गया, यहाँ पे इसका मोल्स आ गया। अब इसके मोल्स हमें निकालने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा इनटू इसके मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या मिल गया, इसका ये मोल आ गया 1/40। ये मोल आ गया।
ये क्या आ गया, मोल आ गया। हमसे क्या बोला था, वेट ऑफ CaO, गिवन मास निकालना था, वेट निकालना था, तो क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू इसका मोलर मास, CaO का मोलर मास देखो 20 दूनी 40, 16 56 56। तो ये आ गया आपके पास, क्या आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड का वेट आ गया 1.4 ग्राम। ये क्या हो गया, 1.4 ग्राम इसका वेट आ गया। ये हमने किस मेथड से निकाला, जो हमने पहले मेथड पढ़ा था। अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, मेथड 2। मेथड 2 क्या है, POAC से। POAC से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या है कि मान लो किसी बच्चे को इसका केमिकल रिएक्शन नहीं पता है, तो वो क्या, उसको कुछ तो पता होगा ना कि भैया कैल्शियम है तो कैल्शियम को Ca से डिनोट करते हैं, ये पता है, और ऑक्सीजन को O2 से डिनोट करते हैं, तो बनेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। इतना उसने लिख दिया। अब इसको बैलेंस करना नहीं आता उसको, हमने इसको अनबैलेंस्ड फॉर्म में ही रहने दिया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको एज इट इज रहने दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा। तो अब हमने उस बच्चे ने क्या किया, देखो कैल्शियम कॉमन है, जिस पे कॉमन होता है उसी पे POAC लगा दिया। अप्लाइंग POAC ऑन कैल्शियम एटम, कैल्शियम एटम पे उसने POAC लगाया। तो POAC लगाया तो यहाँ 1 इंटू मोल्स ऑफ Ca इज इक्वल टू, यहाँ भी 1 इंटू मोल्स ऑफ CaO। ठीक, इसके मोल्स निकाला उसने, गिवन मास दिया था 1 ग्राम, तो ये 1/40 हो गया। तो मोल्स ऑफ CaO कितना आ गया भाई, 1/40 ग्राम मोल्स आ गए। तो अब इसका मास निकालना है, तो वेट ऑफ CaO क्या हो जाएगा, 1/40 इंटू 56, दैट मीन्स 1.4 ग्राम। अब देखो ये कितना इजी हो गया ना, आपको कुछ दिमाग नहीं खपाना है कि इसको बैलेंस कैसे करना है, नहीं आ रहा है, छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। अब देखो इस मेथड को भी सीख लो, इससे क्वेश्चन क्या होगा, आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलो नोट कर लो। हो गया, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट आप एकदम सीख जाएंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे हम लोग। ओके, चलो बच्चा एक और क्वेश्चन लिखो। (27.6 ग्राम ऑफ K2CO3), 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 is treated with series of reagents, ठीक, so as to convert all of its carbon into K2 Zn3 Fe CN6 whole twice. Calculate weight of product formed. Calculate weight of product formed.
ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो बड़ा भयानक टाइप का दिख रहा होगा आपको, भयानक लग रहा है ना। ये कैसा क्वेश्चन है भाई, देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 इज ट्रीटेड विथ सीरीज ऑफ रिएजेंट्स, कई सारे रिएक्शंस होते चले गए, सो एज टू कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, जिससे इसका सारा कार्बन कन्वर्ट हो गया किसमें, K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस। अब ये क्या है हमें भी नहीं पता है, इसमें कन्वर्ट हो गया, कहता है कैलकुलेट वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। अब इसका वेट निकालना है, तो देखो हमसे उससे क्या मतलब कि बीच में किस किस से रिएक्ट किया, हमें तो ये पता है कि पहले क्या था और क्या बना, बस दो चीज़ मिल गई ना। ये हमें पता चल गया कि आपने क्या लिया था, K2CO3 लिया था और इससे बना क्या, बना क्या, K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, ये लिया था, ये बना, इतना हमें पता चल गया और हमें इसका मास दिया हुआ है 27.6 ग्राम, ये इसका पता है। तो अब हमें क्या है, अब इसमें देखो कॉमन तो इसमें भी आ गया ना, कार्बन तो यहाँ भी कॉमन है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे हमें कुछ नहीं करना है। जैसे हमें एक क्वेश्चन और आया था ना इससे पहले, जो कैल्शियम कार्बाइड वाला था जिसे पॉलीथीन हमने बनाया था, अब उसमें भी मान लो आपको नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि कैल्शियम कार्बाइड से पॉलीथीन कैसे बनता है, तो आप बस ये याद रखो कि ये कैल्शियम कार्बाइड है और इससे क्या बना, C2H2N, ये बन गया। तो बस C वाले पे लगा दो POAC। देखो कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया कि C वाले पे POAC लगा दिया, आंसर निकल के चला आया। उतना हमें इक्वेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इसका एडवांटेज देखो ये है, ठीक है। तो अब चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई POAC ऑन कार्बन एटम, आप कार्बन एटम पे POAC अप्लाई कर दो। तो मैंने क्या बताया कि इसका स्टैग्मेट्रिक कोफिशिएंट इनटू मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू इसका, अब देखो C पे लगा रहे हो तो C यहाँ कैट हुए, वो देखो C यहाँ कैट हुए, 6 दूनी 12 इंटू मोल्स ऑफ K2ZN3 FeCN6 होल ट्वाइस, ठीक है। तो अब देखो इसका हम मोल्स निकाल लेते हैं। इसका गिवन मास 27.6 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास देखो 39 टू या समथिंग प्लस 12 प्लस 48, तो क्या मिल जाएगा 138, ये आप निकाल लेना, इज इक्वल टू 12 इंटू मोल्स ऑफ एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें वेट निकालना है, पहले मोल्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मोल्स क्या आ गया, ये 27.6 अपॉन 138 इंटू 12, तो यहाँ से मोल्स निकाल लिया और हमें वेट निकालना है। तो वेट क्या हो जाएगा भाई, वेट जो एक्स का इसका हो जाएगा वो हो जाएगा मोल्स इंटू मोलर मास, तो 27.6 अपॉन 138 इंटू 12 इंटू, अब इसका मोलर मास आप निकालना 697 आएगा। इसका मोलर मास कितना आएगा टोटल निकाल लीजिएगा 697, जो सॉल्व करने पे जो आएगा ये आपको मिल जाएगा 697/60, ये हमारा 697/60 ग्राम, ये हमारा क्या आ गया, इसका वेट आ गया, प्रोडक्ट का वेट हमको मिल गया और हमसे यही पूछा था। तो देखो SPOAC से कितना एडवांटेज मिला, आपको मिला ना कि आपको रिएक्शंस के बारे में कुछ नहीं सोचना है। अब भैया कैसे ये बना ये हमें नहीं पता, जानना भी नहीं है, हम क्या करेंगे बस जो रिएक्टेंट लिया जो प्रोडक्ट बना बस देखा कॉमन कुछ है क्या, कॉमन है तो बस उस पर POAC अप्लाई कर दिया, अपना आंसर आ गया और हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो ये भी चीज़ आपने सीख ली। तो चलो बच्चा इसको नोट कर लो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम मिलेंगे तो अब इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे।
तो आप लोग रिवाइज जरूर करना, इसको एक बार जरूर से फिर से रिवीजन कर लेना। नहीं आता है वीडियो रिवाइंड करो, फिर से प्ले करो, फिर से देखो 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक ये समझ ना आ जाए। तो देखते रहो और फिर समझ में आ जाए, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाना। मैं जल्दी इसका असाइनमेंट भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसके क्वेश्चंस भी लगाओगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। ओके, चलो ठीक है, हम फिर अगले क्लास में मिलते हैं।